तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। अब हम सभी को आवाज मिल रही होगी तो दे सकता है व्याकरण क्या है। चलिए आप सब लोग जानते होंगे, मैं अपने स्तर से आपको बता रहा हूं कि व्याकरण जो है वह शास्त्र है। देखिए हिंदी के दो शब्द हैं, शस्त्र और शास्त्र। एक है शस्त्र, दूसरा है शास्त्र। ये दोनों ही बहुत ही आवश्यक चीज है। शस्त्र का मतलब औजार हुआ और शास्त्र का मतलब ज्ञान का भंडार, शास्त्र। तो व्याकरण वह ज्ञान का कोश है, वह ज्ञान की डिक्शनरी है जिससे हम लोगों को शुद्ध बोलना, शुद्ध पढ़ना, शुद्ध लिखना आता है। ये एक ऐसी डिक्शनरी का नाम है जिस डिक्शनरी के बिना हम अपने जीवन में बोल तो सकते हैं, सुन भी सकते हैं, लिख भी सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं, लेकिन शुद्धता जो है, प्योरिफिकेशन जो है वो नहीं आएगा। तो व्याकरण की आवश्यकता क्यों है हमें? टू प्योरीफाई आवर रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। अपने बोलने को, लिखने को और पढ़ने का जो कला है, इसमें शुद्धता को जोड़ने के लिए हम लोगों को व्याकरण जानना पड़ता है। कि जो व्याकरण है उसमें हम लोग कई सारे भागों का अध्ययन करेंगे। व्याकरण के बहुत सारे भाग हैं, मूल रूप से 3 भागों को हम आज देखने वाले हैं। वो 3 भाग में से तीनों का मैं नाम बताऊंगा आपको, लेकिन सबसे पहले मैं आपको अब भाषा की ओर ले चलता हूं। मेरा 2 शब्द था, भाषा और व्याकरण। अब आप लोग व्याकरण से परिचित हुए होंगे। व्याकरण में आप लोगों ने बिल्कुल साफ अक्षरों में अब हम कह सकते हैं कि व्याकरण वह शस्त्र है या फिर वह डिक्शनरी का कोश है जिसके बिना हम अपनी भाषा में, अपनी बोलचाल में शुद्धता नहीं ला सकते हैं। अपने लिखने की कला में यह हर कला के लिए आवश्यक है, चाहे वह किसी भी भाषा का व्यक्ति हो, वह जर्मन हो, वह फ्रेंच हो, वह अंग्रेज हो, या फिर वह ग्रीक भाषा का इस्तेमाल करता हो। हर भाषा में व्याकरण है। बिना व्याकरण का कोई भी भाषा नहीं है और वह अनेड़ी की भाषा हो जाएगी अगर व्याकरण नहीं रहेगा। जिस प्रकार से एक धनुर्धर को तीर छोड़ने के लिए, जिस प्रकार से एक धनुर्धर को अपने तीर को छोड़ने के लिए सही कला का ज्ञान होना चाहिए, उसी प्रकार से हमें अपनी बातों को बोलने, समझने और लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। बिना व्याकरण के हम अपनी भाषा को बिगाड़ देते हैं, उसका मूल रूप से हम लोग नहीं समझ पाएंगे। तो अब देखेंगे हम व्याकरण के बाद में भाषा को। भाषा क्या चीज है? आप में से कोई परिभाषा दे सकते हैं भाषा का? भाषा अपने विचारों को प्रकट करने का तरीका है। हम विचारों को कैसे प्रकट करते हैं उसी के ऊपर भाषा निर्धारित है। विचारों को प्रकट करने का जरिया है। जैसे कोई बच्चा बोल रहा है आई एम गोइंग, और कोई बच्चा बोल रहा है हम जा रहे हैं, तो कोई यह भी बोल सकता है कि हम जाता नहीं।
अब इसमें से अशुद्ध कौन है और शुद्ध कौन है? या तीनों ही शुद्ध है? तो अब हम देखेंगे इनकी लैंग्वेज की प्रकार क्या है। इसने जो बोला है, इसने अंग्रेजी शब्द का इस्तेमाल किया, ये इंग्लिश लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है। जबकि ये हम जा रहे हैं जो है ये हिंदी भाषा से है, और ये जो है ये भोजपुरी भाषा से है। तो अब यहां देखने की बात ये है कि क्या ये तीनों सेंटेंस सही है। आप लोग आपस में काफी आवाज कर रहे हैं। चैट में आया हिमांशु कुमार की ओर से कि सब शुद्ध है। बिल्कुल सही जवाब है। आई एम गोइंग इंग्लिश लैंग्वेज है। अब इंग्लिश लैंग्वेज में इसको ऐसे बोल सकता है कोई कि आई गो इन, ये भी अंग्रेजी की भाषा हुई। ये भी बोल सकता है कि आई एम गो, ये भी अंग्रेजी की भाषा है। लेकिन अब इन तीनों में से कौन शुद्ध है? ए, बी और सी, इनमें से कौन शुद्ध है? अगर आप अभी कमेंट नहीं करते तो यूट्यूब पर 11 बजे अवश्य कमेंट करके बताइए मुझे, ए, बी और सी में से कौन शुद्ध है। तो हम जैसा कि देख पाएंगे कि हमारा सी जो है वह शुद्ध होगा। सी जो है प्योर सेंटेंस है। लेकिन यह किसके आधार पर प्योर हुआ? ऐसा क्यों कहा जा रहा है कि यही शुद्ध है, ये दोनों अशुद्ध क्यों है, ये दोनों गलत क्यों है, ये राइट क्यों है? तो समझना ये होगा हमें कि इसकी एक ग्रामर होती है, इसका एक व्याकरण होता है, और उस व्याकरण के तहत, बिल्कुल हिमांशु कुमार का जवाब आया है ग्रामर के तहत। तो हम ग्रामर के तहत इसको ऐसा कहते हैं कि यह जो है शुद्ध है और यह अशुद्ध है। तो अब समझ में आया होगा हम लोगों को कि ग्रामर की क्या हो सकता है हर भाषा में। जैसा कि अभी हम लोग अंग्रेजी की ग्रामर देखे, इंग्लिश की भाषा के लिए है, अब हम हिंदी की ग्रामर को देखेंगे। हिंदी की एक वाक्य है हम जा रहे हैं, एक और हिंदी में ही वाक्य लिखते हैं कि हम जा हैं, और एक और इसी के जोड़ देते हैं कि हम रहे हैं। तो क्या इनमें से तीनों ही शुद्ध होगा? नहीं, यहां भी ग्रामर का प्रयोग है। इसमें क्या व्याकरण कहता है कि हम जा रहे हैं ही शुद्ध होगा, क्योंकि यहाँ पे एक करता है। अब क्यों शुद्ध होगा इसकी चर्चा हम आगे करेंगे। शुभम कुमार शर्मा लिखते हैं कि छोटे बच्चों का क्लास कब चालू होगा। उस पर विचार चल रहा है, कुछ और बच्चों को जुड़ने का मौका मिलना चाहिए उसके बाद में। तो यहाँ पे ये भी अशुद्ध हुआ और ये भी अशुद्ध हुआ, जबकि ये शुद्ध हुआ। ये हम किसके आधार पे कहेंगे? हिंदी व्याकरण के आधार पे कहेंगे। और भोजपुरी का भी एक अपना व्याकरण है। अब ऐसा नहीं कि हम जात आनी जो शब्द है इसको सही कहेंगे या फिर इसको गलत कहेंगे। तो इसको सही गलत कहने के लिए हम उसके ग्रामेटिकल फॉर्म को देखेंगे, उसकी व्याकरणीय शास्त्र को देखेंगे, तभी कुछ कह सकते हैं कि क्या सही और क्या गलत है। तो अब हम देखने वाले हैं क्या कि अब ग्रामर की ओर बढ़ेंगे। अब आपको मालूम हुआ ग्रामर की आवश्यकता क्या है। यह भाषा को शुद्ध करता है। भाषा को अगर कोई शुद्ध कर रहा हो तो वह व्याकरण है, और बिना व्याकरण का जो भाषा है वह कैसा होगा? वह अनेड़ी की तीर होगा। वह चलेगा तो सही, लेकिन सही जगह पे नहीं पहुंचेगा। छूटेगा अपने धनुष से ही, लेकिन सही जगह पे वार नहीं करेगा। इसलिए भाषा को जानने के लिए व्याकरण को जानना अति आवश्यक है। तो अब हम जैसा कि कल आपको बताया था कुछ मुहावरे के शब्दों को लेंगे, लेकिन हमने फिर सोचा कि मुहावरा से पहले कुछ सामान्य जानकारी दी जाए। सामान्य जानकारी ज़्यादा आवश्यक है इसके लिए।
तो अभी इसमें आया भाषा और व्याकरण। तो हमने जो भाषा में अभी एक शब्द का इस्तेमाल किया है, मैं लिख रहा हूं कि हवाई जहाज उड़ रहा है। तो यहाँ बहुत सारी चीज आए हमको, जैसा कि भाषा में क्या क्या चीज है और यह है क्या है। तो यह एक वाक्य है। और वाक्य कैसे बना, तो इसको आप नोटिस कर सकते हैं कि शब्दों का मेल, क्योंकि ये सब शब्द हैं, शब्दों का सार्थक मेल। अब शब्दों का निरर्थक मेल, शब्दों का मेल दो ढंग का हो सकता है, एक मेल सार्थक और एक मेल निरर्थक होगा। निरर्थक का मतलब क्या, निरर्थक जिसका अर्थ नहीं हो, और सार्थक का मतलब क्या, जिसमें सही अर्थ निकलता हो। तो यहाँ पे सार्थक मेल है, हवाई जहाज उड़ रहा है, देखने, सोचने, सुनने और साथ में ग्रामर की जोड़ने के बाद में यह सेंटेंस शुद्ध लग रहा है, इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, वाक्य कहेंगे। और इन छोटे छोटे खंडों को क्या कहेंगे, शब्द कहेंगे। तो अब आप परिभाषा दे सकते हैं, वाक्य किसे कहते हैं, कोई एक लोग बोल सकते हैं। कोई बात नहीं, आप 11 बजे यूट्यूब पे जरूर कमेंट कीजिए। शब्दों के सार्थक मेल को वाक्य कहते हैं। रिपीटेशन आवश्यक है, जब हम लोग पढ़ाई कर रहे हैं तो उसमें रिपीट करना आवश्यक है। जो बात शिक्षक के द्वारा बताई जाती है, उस बात को अगर आप तत्काल बोल दीजिए अपने मुंह से, तो वह जल्दी याद हो जाएगा। चलिए मैं आपको याद करने के संदर्भ में एक जानकारी दे दूं। यादाश्त क्या चीज है, व्हाट इज द मेमोरी ऑफ ए ह्यूमन। ऐसे मेमोरी बहुत सारे हैं ना, चिप है, पेन ड्राइव है, हार्ड डिस्क है। लेकिन अगर ह्यूमन की मेमोरी की बात की जाए तो मनुष्य वह बात को जल्दी याद रखता है जिस बात को बार बार बोलता है। जैसे अपना नाम, जैसे एबीसीडी का अक्षर, 4 अक्षर, क्योंकि ये हम लोग अधिकतर इस्तेमाल करते हैं। जो अधिक शब्दों का इस्तेमाल होगा वो शब्द हमारे शब्दकोश में भरे पड़े होंगे, और जिन शब्दों का हम कम इस्तेमाल करेंगे, इसलिए बोलने से कतई हिचकिए मत। जितनी बार आपसे पूछा जाए उतनी बार आप बोलिए। अगर नहीं बोलने का, अभी तो ऑनलाइन क्लासेज है, तो आप टाइपिंग कीजिए उतनी बार, ताकि वो बात आपकी मेमोरी में रहे। और किसी भी स्टडी को छोटा समझकर छोड़ना उचित नहीं है, उसकी गहराई में जाना उचित है। तो यहाँ हमने पढ़ा वाक्य, फिर पढ़ा हमने शब्द। अब ये शब्दों को तोड़िए, जैसा कि एक शब्द हम लेते हैं हवाई। ये हवाई कैसे बना, इसमें कई सारे वर्णों को मिलाया गया, जिनको कहते हैं अक्षर। अब अक्षरों का सार्थक मेल से क्या बनेगा, शब्द बनेगा। शब्दों का सार्थक मेल से क्या बनेगा, वाक्य बनेगा। अब अक्षर के भी नीचे देखा जाए तो इसमें क्या होगा, वर्ण होगा। तो ये हमने पढ़ा वर्ण विचार। अब वर्ण के आगे फिर शब्द विचार और वाक्य विचार पढ़ना पड़ेगा हमको ग्रामर में। तो पहले तो वर्ण विचारों को थोड़ा सा देखेंगे, ज्यादा नहीं, आप बड़े बच्चे हैं, वर्णों को थोड़ा सा देखेंगे। तो चलिए अपने वर्ण की एक छोटा सा उदाहरण लेता है। वह में कौन कौन सा वर्ण मिला है और किसमें कितने वर्ण मिले, कमेंट करके जवाब दीजिए। वह शब्द में कितने वर्ण मिले हैं, हाउ मेनी एलिमेंट्स इन दिस, कितने अव्यय हैं, कितने वर्ण के जोड़ा गया इसमें, वह हमें कमेंट कीजिए। मैं कमेंट का इंतजार कर रहा हूं। वह शब्द में कितने वर्ण जुड़े हैं, हाउ मेनी अल्फाबेट, हिंदी अल्फाबेट। दो, हिमांशु कुमार का रिप्लाई आया है 2, और रितेश पांडे ने 3 बताया है।
जहां तक मैं समझता हूं कि आप लोगों का ये सही नहीं है। अब जरा तोड़ के देखते हैं। व प्लस अ, ये हुआ व, और एक क्या है हमारे पास में, ह प्लस अ, ये हुआ ह। यहां से बनेगा व। वर्णों की संख्या जोड़ी जाए, यहां से कॉमन इरर निकलता है। जब हम लोग छोटी चीजों पे ध्यान नहीं दे पाएंगे तो यहीं से, हाँ किसी ने 4 किया, रितेश पांडे ने फिर 4 किया है, बहुत अच्छा। तो वह अ ह और इनसे मिलकर, यह 4 वर्णों से मिलकर बनाया गया है। स्पष्टतः आया होगा कि वर्णों को कैसे तोड़ते हैं, और वर्ण अब कितने प्रकार के होंगे ये आप लोगों को पता होगा। ऐसे मैं जानकारी दे दूं, यह व्यंजन है और यह स्वर वर्ण है। अब इनके भी प्रकार होंगे, लेकिन मैं उनकी स्टडी अभी नहीं करूंगा। आप अपने घर पे इसका अध्ययन जरूर कीजिए। तो अब हम बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। वर्णों पे हमने विचार किया, अब हम शब्दों पे विचार करेंगे। शब्दों पे विचार का मतलब जैसे क्या हुआ, घर, घ जोड़ र। रोटी के तोड़ के लिखेंगे तो कैसा लिखाएगा हमारा, र जोड़ औकार ओ प्लस ट और प्लस में बड़ी ई, रोटी। तो इस प्रकार से शब्दों को जब हम जोड़ते हैं, वर्णों को जोड़ते हैं, अक्षरों को जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, शब्द बनेगा। तो अब यहाँ पे एक खास बात का जिसका कि ध्यान देना है हमको, हम यहाँ वर्ण जोड़ रहे हैं कि अक्षर, ये घ वर्ण है या अक्षर है, रिप्लाई प्लीज। अच्छा, बिल्कुल सही जवाब आया है। अब यहां हमें देखना है कि ये जो शब्द हैं, इन शब्दों के प्रकार क्या होते हैं। शब्द के प्रकार, शब्द कितने प्रकार के होंगे, तो यह अब विभाजन, मैंने कल बताया था ना कि हाउ मेनी टाइप ऑफ, जब भी क्वेश्चन आए, हमने साइंस की क्लास में आपको बताया था, हाउ मेनी टाइप ऑफ की जब भी बात आएगी तो उस समय ध्यान रखना होगा अकॉर्डिंग टू या फिर बेसिस ऑफ। तो शब्द के अक्षर के प्रकार कितने हैं, शब्द के प्रकार कितने हैं, वाक्य कितने प्रकार के होंगे, ऐसे सवालों में सबसे पहले यह पूछना होगा कि किसके आधार पर। तो यहां पे अब मैं नोटिस करता हूं उत्पत्ति के आधार पर, अकॉर्डिंग टू बॉर्नियज, या फिर कहेंगे उत्पत्ति के आधार पर। तो शब्द के कितने प्रकार होंगे, आप में से कोई जानता हो तो रिप्लाई कीजिए। प्रकार 4 होंगे, जैसा कि तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। अब बढ़ेंगे मुहावरा की ओर। आज ये छोटी सी ग्रामेटिकल फॉर्म मैंने बताया था, फिर मैं इस फॉर्म को आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन आपको मैं होमवर्क में ये दूंगा कि तत्सम, तद्भव और देशज विदेशज 10-10 शब्दों का एक चार्ट बनाइए। तत्सम के 10 शब्द, फिर वह तद्भव कैसे हुआ, और कुछ देशज के और कुछ विदेशज के। तो आज के लिए ये है। अब मुहावरा की ओर बढ़ते हैं, कुछ सवालात करते हैं मुहावरा से। जैसे मुहावरा क्या चीज है, अब इसको भी समझते हैं थोड़ा सा टॉपिक के रूप में लेकर। मुहावरे,
क्या इनमें भी ग्रामेटिकल फॉर्म होता है? क्या यह बिना ग्रामर का नहीं होता है? सोचिए, सोच के बताइए, क्या इसमें ग्रामेटिकल फॉर्म है? यस और नो। मैं रिप्लाई देख रहा हूँ। हिमांशु कुमार ने कहा यस। तो चलिए मैं आपको बता दूं कि इसमें ग्रामेटिकल फॉर्म छुपा हुआ रहता है, वह दिखता नहीं। जैसा कि ये क्वेश्चन आता है आप लोगों के पास में, आंखों का तारा होना, इसका अर्थ क्या होगा? कमेंट कर सकते हैं। अभी नहीं तो 11 बजे यूट्यूब पे अवश्य कीजिए। बहुत प्यारा होना। बहुत सही जवाब है, बहुत प्यारा होना। अब यहां पे देखिए ग्रामेटिकल फॉर्म कैसे मौजूद है। आंख हमारे पास कितने होते हैं? एक या एक से अधिक? एक से अधिक होता है, इसलिए हमने आंखों, ये ध्यान देने वाली बात है। और आंख क्या है हमारा? स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है? स्पष्ट है, आंखों का पुल्लिंग होगा। तो यहां पे भी ग्रामेटिकल फॉर्म मौजूद है। अब ऐसा नहीं कि किसी से बोल देंगे आंखों की तारा होना, वो रॉन्ग हो जाएगा। हिंदी बहुत ही कठिन सब्जेक्ट है अगर उसे ध्यान से देखेंगे तो। अब आगे एक दूसरा उदाहरण हम लेते हैं। नाक काटना और एक है नाक कटना। ये मुहावरे क्या है? पहले तो मैं ये बता दूं आपको, मुहावरे क्या है? मुंह से बोले जाने वाले लोकगीतियां, जिसको कि अधिक शब्दों को संक्षेप में करके या फिर उनके अर्थों को छुपा कर पेश करना। जैसा कि यहाँ पे उनके अर्थों को छुपा कर पेश किया जा रहा है। आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना। अगर जैसा कि एक वाक्य, इसका वाक्य में प्रयोग कैसे होगा? इन द यूजेज ऑफ सेंटेंस, वाक्य में प्रयोग। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। यहां देखिए, आंखों का तारा होना, बहुत प्यारा होना, इसका वाक्य में प्रयोग करके एक वाक्य बनाएंगे तो बनेगा श्याम अपनी माता की आंखों का तारा है। अपनी माता की आंखों का तारा है। लेकिन मन में हम क्या सोचेंगे? मन में सोचेंगे कि श्याम अपनी माता का बहुत प्यारा है, और उसको सोच के ही इस सेंटेंस को यहां लिखना है, तब जाके हम सही बना पाएंगे वाक्य में प्रयोग उसका। अब आई बात नाक काटना। नाक काटना का अर्थ क्या होगा? कोई बताइए, कमेंट कीजिए आप लोग। अब बहुत ही कम समय बचे हैं, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं जल्दी से। नाक काटना का मतलब होता है इज्जत लेना, और नाक कटना का मतलब इज्जत जाना। अब जरा ध्यान दीजिए, इज्जत लेना, इज्जत जाना, इससे क्या पता चल रहा है कि यह जो इज्जत शब्द है पुल्लिंग है और यह लेना होगा। लेकिन अगर एक बात खासा ख्याल रखिए कि कोई अगर नाक काटना को लिख दे, इज्जत लेनी, यहां लेनी का प्रयोग करे और यहां जानी, तो क्या यह सही होगा या गलत होगा? तो बिल्कुल गलत होगा, क्योंकि ग्रामेटिकल फॉर्म की बहुत बड़ी आवश्यकता होती है इसमें। अब देखना है हमको
नाक शब्द का अर्थ मैं आपसे होमवर्क में पूछता हूं कि नाक शब्द का 3 पर्यायवाची लिख के मुझे दिखाइए, 3 अर्थ लिख के दिखाइए। नाक शब्द का 3 अर्थ, नाक का 3 अर्थ हमें कमेंट में चाहिए। यूट्यूब के ऊपर 11 बजे हमारी अब अगली मुलाकात होगी और आप यूट्यूब पर से इसे जरूर नोटिस कीजिए। अगली क्लास हमारी हिंदी की ही चलेगी, कुछ ग्रामेटिकल फॉर्म और कुछ मुहावरे के ऊपर पुनः आएंगे। आज की क्लास के लिए सभी को धन्यवाद।